जस्ट यूपीएससी इन गुजराती एंड हिंदी के सफ़र में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू पार्ट 1 जो हमारी अगले महीने होने वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन बंधारणीय सुधारा जो हुआ था उसके बेसिस पे काउंसिल मिनिस्टर जो है उसकी साइज़ 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये था। दिस अमेंडमेंट वॉज डन टू प्रिवेंट द हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ द लेजिस्लेटर विच वॉज डन बाय ऑफरिंग देम अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द काउंसिल मिनिस्टर। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहना चाहता है कि 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काउंसिल मिनिस्टर की साइज़, और दूसरा जो है वो ये कहना चाहता है कि ये जो एक्ट जो बनाया गया था उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ये था कि भाई हम हॉर्स ट्रेडिंग ना करें जो आजकल देखी जाती है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अरे एक सेकेंड, देखिए ये जो है 20%, इसका आंसर जो है वो होगा 15% से ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 20, विच वन इज कंसिडर टू बी करेक्ट। तो ओनली 2 इज कंसिडर टू बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस आर कन्फर्म, मतलब कि वो हमारे सिटीजन को दी जाती है बट नॉट द फ्रेंडली अलायंस। तो मतलब जिसको हम एलियन कहते हैं, तो इसमें से हमारे बंधारण में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हाँ, सिर्फ सिटीजन एज मैं भारत के नागरिक हूँ उसी को दी जाती है, बाकी लोगों को नहीं। तो आपको देखना है कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 22, आर्टिकल 29, तो इसमें से कौन से जो है वो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं बट फ्रेंडली फ्रेंड्स को नहीं दी जाते। तो ओनली 15 और 29 जो है वो सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3 है कि द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द इंडिया एज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। All the member of the state legislature elected the member of the Rajya Sabha, and the Rajya Sabha has a um, sy- sys- symmetrical method of a method of a representation। तो इसमें आपको ये बताना है कि राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज़ के थ्रू होता है। ऑल द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, क्या सारे के सारे स्टेट के लेजिस्लेचर मेंबर जो है वो इलेक्ट करते हैं द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो अभी आई होप कि आपने आपका आंसर दे दिया होगा। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें इनकरेक्ट है द ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज़ के थ्रू होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। और द राज्यसभा का जो है हैज़ अ एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यसभा हैज़ अ सिमेट्रिकल मेथड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो आपको ये देखना है कि इन 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 मतलब ये जो 1947 का जो एक्ट था उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, इट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी, दस इट कुड अल्टर और ऑब्लिगेट एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द इंडिया। द असेंबली कंटेन 9 वुमन। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली came down to 299 to from 389 fixed originally due to the withdrawal of the मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग के कुछ लोग जो थे वो निकल गए थे ड्यू टू द सेपरेशन और जो पंगा चल रहा था उसके बेसिस पर। तो क्या 299 सीट रही थी, टोटल स्ट्रेंथ उतनी रही थी? तो इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यस, ऑल द स्टेटमेंट इज सही, क्योंकि
1947 का ये जो एक्ट था उसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फुली सॉवरेन बॉडी बनाई थी। उस वक्त 9 असेंबली में 9 वुमन थी और 299 थी, वो फिक्स हो गई थी, जो 389 से 299 हो गए थे। द 42nd जो हमारा अमेंडमेंट है 1976, उसमें से वो कौन से जो 5 सब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हुए थे, 5 सब्जेक्ट फ्रॉम टू कॉन्करेंट लिस्ट में हुए थे फ्रॉम स्टेट लिस्ट। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि स्टेट, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट आपको घोट के पीना होगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, पूरी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो स्टेट लिस्ट में से वो 5 सब्जेक्ट को उनमें से कौन से थे जो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे, तो एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, वेज एंड मेजर था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, constitution and organization of all court except SC and HC। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो करेक्ट है। 42nd अमेंडमेंट के दौरान ये सारे के सारे थे वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए थे स्टेट लिस्ट में से। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए पार्लियामेंट कंट्रोल। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल में ये कौन सी चीज़ है, फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल में, लाइक द डेलिब्रेशन एंड द डिस्कशन, अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ अ लॉ, फिनेंशियल कंट्रोल एंड नो कॉन्फिडेंशियल मोशन। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आती है। तो देखिए, नो कॉन्फिडेंट मोशन पार्लियामेंट्री कंट्रोल में आती है, अप्रूवल एंड रिफ्यूजल भी होता है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन भी होता है। लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल यहाँ पर भी इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो बजट के रिलेटेड जो होता है वो एक पूरा का पूरा कंसेप्ट अलग ही हो जाता है। मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ द बजट के रिलेटेड कंसेप्ट होता है वो पूरा का पूरा एक एग्जीक्यूटिवली कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बाय विच अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मेड ऑब्लिगेटरी। मतलब वो कौन सा बंधारणीय संशोधन था उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर असेंट देना ऑब्लिगेटरी है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें से स्टेटमेंट सही तपास बताना है आपको कि द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द सेक्रेटरी इज द कैबिनेट सेक्रेटरी who is also the ex officio chairman of the civil service board and the prime minister is the ex officio chairman of the civil service। देखिए अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट है, एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन 1 है उसका करेक्ट आंसर 1 है कि जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है सिविल सर्विस बोर्ड का। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने मस्ट रिक्वायर कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। तो इसमें से कौन से चीज़ों के अंदर पार्लियामेंट का भी कंसेंट जरूरी है और स्टेट का भी। इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ ए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यू एंड एस मतलब यूनियन एंड स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लेजिस्लेटर पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेट। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का कंसेंट जरूरी है। देखिए अब जहाँ पे यूनियन और स्टेट जहाँ जहाँ लिखा होगा वो कंपलसरी वो चीज़ तो स्टेट और यूनियन दोनों को उसका कंसेंट देना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टेट इनटू द पार्लियामेंट, तो उसके अंदर भी हमें, तो यूँ समझिए कि बी डी और एफ जो है उसके अंदर तो पार्लियामेंट और स्टेट की जरूरत पड़ेगी। और इतना बहुत सारे ऑप्शन हो तो हमेशा यूपीएससी में ध्यान रखिए कि मोस्टली उस चीज़ का आंसर जो होता है वो सभी के सभी होते हैं। अभी देखिए प्रेसिडेंट के अंदर भी, इलेक्शन के अंदर भी स्टेट के लोग भी जाते हैं, तो उसके अंदर भी हमें जब कोई भी बंधारणीय संशोधन होगा तो स्टेट का कंसेंट जरूरी होगा। तो कुल मिला के ये सारे स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सीनियर मोस्ट जज एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्वेंटेड डेवलप। मतलब कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बन रहे हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज है वही बनना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, या फिर वो बेस्ड ऑन टाइम पीरियड समय बनता गया उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ही चीफ जस्टिस बनेगा। तो वो लिखा हुआ था कि वो कन्वेंशन डेवलप ओवर ईयर, तो यस इट इज़ कन्वेंशन डेवलप ओवर ईयर। उसके बाद 1973 में A.N. Rao was appointed as a CJI superseding 2 senior judges. M.H. Beg was appointed superseding Justice H.R. Khanna.
फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म वेर एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चरल लीज आफ्टर एसआर बोमई जजमेंट। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सी और डी, क्योंकि जो ए एन रॉय जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे सुपरसीडिंग 3 जजेस, उनसे सीनियर 3 जज थे, उनको छोड़ के इनको बनाया गया था। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि उस वक्त कौन होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद आपको आंसर लिखना है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि जब ए एन रॉय को जब बनाया गया CJI और सुपरसीड किए गए 3 सीनियर जज को, तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से थे वो आपको बताना है। बाकी के सारे क्वेश्चन के आंसर मतलब ऑप्शन सही है कि फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म वेर एडेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट आफ्टर एसआर बोमई जजमेंट। Okay, the writ is issued when the court finds that the particular office hold is not doing legal duties, the thereby is infringing to the right of the individuals। तो जब भी कोर्ट को यूं लगता है मतलब कि द पर्टिकुलर ऑफिस इज नॉट परफॉर्मिंग डूइंग इज ड्यूटी, तो कब आता है हैबियस कॉर्पस, तो हमें पता है बॉडी लॉ, मेमनडेस, तो इसका प्रोहिबिशन मतलब रोकना होता है, कोर्टो वारंटो तो अलग ही चीज़, मेमनडेस मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आर्टिकल 371 जी किसके रिलेटेड है, कौन से स्टेट के रिलेटेड है, तो वो होगा हमारा मिजोरम के रिलेटेड। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, रिच ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है और एप्लेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब कि जब भी डिस्प्यूट होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, रिट्स तो हमें पता है आर्टिकल 32 के बीच रिलेटेड होता है कि कैन इश्यू वेरियस रिट्स प्रोवाइड अंडर द आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ। तो रिच ज्यूरिडिक्शन तो हमें पता है आर्टिकल 32 किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन बी तो सही है। Advisory jurisdiction advise the council of a minister on matter of a public importance and law. Appellate jurisdiction tries appeal over the lower कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल केस। तो देखिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 2 और 4। तो मतलब कौन से करेक्ट है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 तो हमें पता है कि सही है, और ऑप्शन जो 4 है वो भी सही है। ट्राइस अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। देखिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन तो जो वो होता है कि वो प्रेसिडेंट को जो रिलेटेड वो चीज़ हो जाती है, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि जब सेंटर स्टेट या फिर स्टेट के रिलेटेड जब झगड़ा होता है तब वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है। Consider the following statement with reference to the parliamentary power under the Article 368. It can add a subject entitled enlisted in the union list without the consent from the half of the state legislation. It can be delete subject enlisted in the state list with ratification half of the state। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर हमने देखा कि सेंटर और पार्लियामेंट का कंसेंट क्यों क्यों जरूरी है। तो जब भी कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जिसके अंदर स्टेट के रिलेटेड स्टेट लिस्ट में कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो उसके अंदर हमें स्टेट का रेटिफिकेशन विद सिंपल मेजोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि डिलीट सब्जेक्ट एंड लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट विद रेटिफिकेशन। तो अगर कोई भी चीज़ अगर स्टेट लिस्ट के अंदर लिखी हुई है, अगर उसको हमें रिमूव करना है, तो हमें भारत देश के जो भी जितने भी स्टेट है उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का सिंपल मेजोरिटी चाहिएगा। तो ऑप्शन 2 सही होगा। इट कैन ऐड सब्जेक्ट एंड लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ हाफ। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ हमें किसी भी लिस्ट में ऐड करनी है तो हमें 7 शेड्यूल के अंदर जो हमारा प्रोविज़न है उसके बेसिस पर हमें 368 के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो हमें स्टेट और यूनियन के जो 7 शेड्यूल का पार्ट है उसके अंदर हमें स्टेट लेजिस्लेटर का सिंपल मेजोरिटी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन 2 इज़ ओनली करेक्ट। ठीक है, अभी आता है कि एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केसेस बाय फिलिंग द पिटिशन। तो हमें पता है कि रीट्स हमारी 32 और 226 जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड है, और साथ ही साथ IPC 133 के रिलेटेड भी हम पब्लिक केस जो है वो फाइलिंग कर सकते हैं। तो ऑल द अबव इज करेक्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग केस के अंदर आपको ये बताना है कि PILL के रिलेटेड कौन सी चीज़ें रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिट PIL। तो देखिए केशवानंद भारती केस और मिनर्वा विल तो जो है वो तो मेन केस के रिलेटेड है। तो PIL के रिलेटेड जो है वो ऑप्शन 1 और 3 होता है। तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 3। बाकी जो ये देखिए PIL के रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट केसेस की डिटेल्स भी हैं यहाँ पर। सुनील बत्रा केस एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बाबा रामदेव के रिलेटेड राइट टू स्लीप और वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन इंडिया, ये राइट टू क्लीन, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए अभी जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर हमारे वातावरण में इतना ज़बरदस्त चेंज आ चुका था, तो इसके बाद पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, और उसके अंदर ऑप्शन देंगे कि वेल्लर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन मिनिस्टर, ये कौन से केस के रिलेटेड था। तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। और बाबा रामदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू स्लीप आएगा। बाकी के केसेस आप एक बार नज़र मार लेना जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया कम्स अंडर, किसके अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 143 पी के रिलेटेड। और मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब किस कौन कौन आएगा कि भाई जिसके अंदर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो और 2 से ज़्यादा म्यूनिसिपल और पंचायत उसके अंदर आती हो। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि त्रिशंकु या हंग असेंबली का मतलब क्या होता है कि जनरल इलेक्शन के बाद कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं करके पाई, 2 और मोर पार्टी सिक्योर द सेम सीट इन अ नंबर, 2 और 3 पार्टी सिक्योर सेम सीट इन अ नंबर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कि हंग असेंबली का मतलब ये होता है कि आफ्टर जनरल इलेक्शन नो पार्टी सिक्योर द मेजोरिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।